डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, 11th के सेकंड जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल अप्रोक्स लगभग 3 to 4 क्वेश्चन हर साल जेईई नीट में इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक से बोर्ड लेवल से लेकर जेईई नीट लेवल तक के हम सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोग ने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पढ़ा है वहाँ पर बहुत ही कम दिया हुआ है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है वो वही पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एटम के बारे में किसी साइंटिस्ट ने बोला था तो वो थे जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी 1808 में, ठीक है। तो इनके कुछ पॉस्टुलेट थे, कुछ पॉइंट थे जो एटम के बारे में बोले, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, उन्होंने क्या बोला कि मैटर जो होते हैं, मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। टाइनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स। तो सबसे पहला पॉइंट बोला कि मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। कोई भी मैटर हो, ठीक है, कोई भी थिंग्स जो बहुत ही टाइनी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है उसको क्या बोल दिया उन्होंने, एटम बोल दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि एटम आर इंडिविजुअल, मतलब एटम इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फर्दर और छोटे पार्टिकल में उसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोल दिया, एटम आर इंडिविजुअल। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। हम डिफरेंट एलिमेंट ले लें तो उन डिफरेंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी एंड मास होता है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक मैंने एल्युमिनियम एलिमेंट ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, मैग्नीशियम एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। तो मैंने क्या लिखा, देखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर एल्युमिनियम एलिमेंट ले लिया और यहाँ पर मैग्नीशियम। तो ये एल्युमिनियम एलिमेंट क्या होगा, एल्युमिनियम एटम से मिलकर बना होगा और मैग्नीशियम एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम एटम से मिलकर बना होगा। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी एंड मास क्या होगा, डिफरेंट होगा ना, क्योंकि इसका मास आपको याद होगा 27 होता है, इसका मास कितना होता है, 24 होता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके जो एटम होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसका मास कुछ अलग होगा, इसका मास कुछ अलग होगा। तो उसके रिगार्डिंग ये थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ पर क्या था, डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पर क्या आ गया, सेम एलिमेंट, ठीक है, हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड मास। यहाँ पे क्या था, जब एलिमेंट हमने डिफरेंट लिया था उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मास मिला था, और बट अगर हमने एलिमेंट क्या ले लिया, सेम ले लिया, तो वो सेम टाइप के एटम से बने होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी एंड मास भी क्या होगा बच्चा लोग, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने आयरन ले लिया, ठीक है, दोनों आयरन एलिमेंट है, एक आयरन की छोटी रॉड है और एक आयरन की हमने बड़ी रॉड ले लिया, ठीक है। अब आयरन की रॉड चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो आयरन एलिमेंट है तो ये भी आयरन के एटम से मिलकर बना होगा, ये भी आयरन एलिमेंट है तो ये भी आयरन के एटम से ही मिलकर बना होगा, ठीक है। तो इसका जो मास होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी इसकी भी होगी और इसका मास भी वही होगा, ठीक है। जैसे आप वाटर लेते हो, एक ग्लास में आप पानी ले लो चाहे आप एक बाल्टी में पानी ले लो, फॉर्मूला तो वही H2O ही रहेगा ना, उसका भी मॉलिक्यूलर मास 18 होगा, जो बाल्टी में वाटर उसका भी मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 होगा। तो प्रॉपर्टीज एंड मास क्या होगा, सेम एलिमेंट का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या था, इन्होंने जो आप लोग ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो वही चीज के बारे में बता रहा है, उसी के बारे में बोल रहा है कि एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होते हैं
तो वहाँ से स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होता है 1:8, तो वो फिक्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होता है 3:8। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन हो रहे हैं, तो वो उनका जो कंपाउंड जो फॉर्म करेंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। लास्ट पॉइंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये डाल्टन के पॉस्टुलेट थे। ठीक है, इसको लर्न कैसे कर सकते हो, लर्न करने का तरीका, अगर आप पॉइंट वाइज इसको लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो कोई नहीं कोई पॉइंट आप मिस कर सकते हो। आप ऐसे याद रखो, मैंने क्या करा, 2 पॉइंट को पहले ऐसी तरह याद करो। फर्स्ट 2 पॉइंट कैसे याद करोगे, फर्स्ट जो पॉइंट है वो एटम का डेफिनेशन बोल रहा है, और सेकंड जो पॉइंट है वो एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है। तो 2 पॉइंट तो ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एटम का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा ना। ठीक है, अब तीसरा एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कैसे याद रखोगे, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को एक साथ याद रखो। कैसे कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट मास, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी एंड सेम मास। ये हो गया। लास्ट के जो पॉइंट है दोनों, पहले 5th पॉइंट को ऐसे याद रखो कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको पता ही होगा। ठीक है, कि एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड। एंड लास्ट पॉइंट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो लास्ट के दोनों पॉइंट क्या है, लॉ के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये 6 पोस्टुलेट है, 6 मेन पॉइंट है। ठीक है, तो अभी तक हमें ये पता चला कि भाई जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब एटम के बारे में जब डाल्टन ने बोल दिया, उसके बाद और भी जो साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है, उस टाइम पे उनमें क्या बन गई, खलबली मच गई। कि मतलब एक कोई ट्रेंड चलता है ना, एक कोई कुछ कर रहा है तो उसको देख के और भी कई सारे फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, जैसे आप वीडियो देखते हो यूट्यूब में वगैरह में, कुछ भी अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसमें क्या होता है, उसको देख के और भी लोग भी वही ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। तो अदर जो साइंटिस्ट थे उनके मन में आया क्या कि भाई जो एटम बोल रहे हो आप कि एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि एटम से छोटे भी पार्टिकल होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी हो गया एटम के बारे में। उसके बाद अदर साइंटिस्ट जैसे आए थे, कौन कौन से, जे थॉमसन आए थे, रदरफोर्ड साहब आए थे, ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल आए थे, ठीक है, और मिल्टन आए थे। तो ये सब साइंटिस्ट लोग ने क्या करा, एटम के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से पता चला कि भाई एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल होते हैं जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अप्रोक्स 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स उस समय पता चले थे। कितने बच्चा, 35। अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। कुछ पार्टिकल के बारे में जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मेसॉन हो गया, ठीक है, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल और भी थे। ठीक है, पाई मेसॉन, ठीक है, अल्फा मेसॉन, इस तरह से पार्टिकल, इन पे इतना ज़्यादा नहीं करना है। अब इनमें से 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से 3 ऐसे पार्टिकल्स थे, ठीक है, जिनको क्या बोला गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब 3 कौन कौन से पार्टिकल है, दिमाग में आ रहा होगा कौन कौन से, यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है बच्चा लोग, कि ये वैसे वो पार्टिकल जो लगभग हर तरह, जो हर एक एटम में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, ऑल एलिमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल में कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया और न्यूट्रॉन आया। ये क्या होते हैं बच्चा लोग, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके,
अब जब ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, आपको ये भी पता हो गया कि भाई ये हर एक एलिमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ही पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ये तीनों नहीं होते। तो दिमाग में आ रहा हो क्या क्या होते हैं हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। तो इसमें सिर्फ एक क्या होता है प्रोटॉन, और एक ही क्या होता है न्यूट्रॉन, एक ही सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, 0 होता है। सिर्फ हाइड्रोजन के एलिमेंट में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन इसमें क्या होते नहीं होते। इसके अलावा अदर जो भी एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होंगे, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें फंडामेंटल पार्टिकल पता चल गया। तो हमें इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास के बारे में पता होना चाहिए, कितना मास होता है, ठीक है, कितना उन पर चार्ज होता है, किसने डिस्कवर किया, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नहीं दिया होता है, तो आपको वो मान के चलते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इनका मास आपको आता है। ठीक है, तो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक टेबल में बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, मास, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, चार्ज कितना होगा, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिस्कवर्ड बाई, किस साइंटिस्ट ने उसको चलो डिस्कवर किया था। ठीक है, एक प्यारा सा टेबल बना लेते हैं अपने। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन कभी स्मॉल पी से डिनोट करता है, या फिर कभी कभी क्या पी स्मॉल पी प्लस से भी करता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, एन से करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर ये ग्राम करोगे क्या करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई, ये 10⁻⁻27 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक ही याद रखना। ठीक है, वो तो कन्वर्जन आपको पता ही है। इसका जो मास होता है बच्चा लोग 1.72, ठीक है, सॉरी 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका जो मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये तो हो गया मास। अब बात कर लेते हैं चार्ज की। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका भी इतना ही होगा, बस यहाँ पे पॉजिटिव है। और इस पे सबको पता होगा 9 से ही 0 चार्ज होता है। डिस्कवर किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था साहब किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन साहब ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन का क्या होता है, कहीं कहीं आता है रदरफोर्ड भी होता है, बट इनको ऑफिशियली जो आप एग्जाम में होगे तो हमेशा गोल्डस्टीन के बारे में बोल रहा हूँ, गोल्डस्टीन। ठीक है, इन्हें ने डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन जो थे वो चैडविक साहब थे। ठीक है, चैडविक ने 1932 में, ये सबसे बाद में डिस्कवर हुआ था 1930 में न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चलो हमें ये चीज़ तो पता हो गया कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, और किसने डिस्कवर किया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था कि बताइए अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास का ऑर्डर पूछ ले या चार्ज का ऑर्डर पूछे तो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर आपको इसमें मास का ऑर्डर पूछे तो मास का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये ध्यान रखना, कभी बहुत पहले पूछा हुआ है। आपको पूछेंगे बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मास का ऑर्डर कितना होगा, तो सबसे ज़्यादा मास जो होगा न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, सबसे कम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। और अगर चार्ज का ऑर्डर पूछे कि बताइए चार्ज का ऑर्डर क्या होगा, तो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है, और ये 0 है। तो ये प्लस में है और ये माइनस भले से ही है, तो ये लगाओगे तो 0 0 डेसिमल के बाद 0 0 0 19 कुछ आएगा, तो बस 0 से तो ज़्यादा ही होगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये तो जो मास में लिखा है बच्चा लोग वो क्या है केजी में, ठीक है। और अगर इसको एएमयू के टर्म में लिखो, एएमयू के टर्म में, तो ये हो जाएगा 0.005, ठीक है, 0056 AMU, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा ऑर्डर, ये हो गया AMU में, ठीक है। इसकी हम बात करें जिसका होता है 0.0072 AMU, AMU मतलब U, एटॉमिक मास यूनिट। और लास्ट का होता है 0.0084 AMU, AMU को ही आप एटॉमिक मास यूनिट बोलते हो। तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। इसका मास देखिए आपको ज़्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन का आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आएगा, ठीक है। यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा था, बट आपको यहाँ से इसके एमयू के टर्म में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जब एटम के अंदर हमें पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या करा, अपने अपने कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट किए। तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। उसके बाद आए थे बोर एटॉमिक मॉडल, तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, जिसको हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनोड रेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मॉडल पे आएंगे, जो आप लोग ने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पर क्या होगा, हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, भोर, खासकर भोर एटॉमिक मॉडल। तो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं अपने क्या, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, बहुत ही ध्यान से देखिए क्या क्या है चीज़ है। तो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब एक ग्लास का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास जिसको बोलते हैं, उसका जो लेंथ होता है अप्रोक्स 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड पे आपको क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोड। एक साइड उसके जो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, कैथोड। कैथोड पे कैसा साइन होता है बच्चा लोग, निगेटिव साइन। और एक जो एंड है उस पर क्या दिख रहा है, एनोड, ठीक है, राइट हैंड साइड में, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव साइन। और दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी से उसको कनेक्ट करा दिया, ठीक है, बैटरी बोल दो, जनरेटर बोल दो, उसे कनेक्ट करा दिया, जिसका वोल्टेज अप्रोक्स लगभग होता है कितना, 10,000 वोल्ट, वेरी हाई वोल्टेज से दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करा दिया। आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा एक वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप का काम क्या है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास में, ठीक है, जो गैसेस हैं उनको क्या करना, वैक्यूम मतलब उनको बाहर निकालना पंप से। तो उसका क्या रीज़न है कि जब हम गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे। गैसियस मॉलिक्यूल कम होंगे तो उसमें क्या होगा, कोलिजन आपस में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है क्या होता है, फ्री होते हैं, ठीक है, और रेंडमली इधर उधर क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, तो कोलिजन होगा। जब गैस के मॉलिक्यूल ही डिस्चार्ज ट्यूब में कम है तो कोलिजन कम होगा, इससे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बच्चा लोग, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रेशर जो अप्रोक्स डिक्रीज किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, कितना अप्रोक्स 0.001 mm ऑफ Hg, ठीक है, या बोल दो 10⁻³ mm ऑफ Hg, या कहीं कहीं लिखा होता है 10⁻² mm ऑफ Hg, मतलब 0.001 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये चीज कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ये सब पूरा अरेंजमेंट करा, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ही हाई वोल्टेज कनेक्ट कराया तो कैथोड से क्या हो रही थी, कुछ रेज एमिट हो रही थी, ठीक है। अब रेज क्या था, इनविजिबल था, मतलब रेज हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कैसे पता चलेगा, कुछ ना कुछ कैथोड रेज से निकल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एनोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया।
एनोड को परफोरेटेड का मतलब एनोड जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है उसमें क्या कर दिया, जगह जगह होल कर दिया, ठीक है, जगह जगह होल कर दिया। तो जो रेज कैथोड रेज से निकलेंगी, ठीक है, वो परफोरेटेड एनोड से पास होकर क्या होंगे, पीछे टकराएंगी, और पीछे क्या करा दिया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया जो जिंक सल्फाइड का बना था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होता है बच्चा लोग, उसका काम क्या होता है कि अगर कोई रेज उससे कोलाइड करेगी, टकराएगी, तो क्या होगा, वहां पे ग्लो करने लगेगा, लगभग ग्रीनिश एलोइस कलर का वहां पे क्या हो रहा था, ग्लो करने लगा। तो इसका मतलब यही निकल रहा है कैथोड से कुछ न कुछ रेज ऐसी निकल रही हैं जो एनोड की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और एनोड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो उसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया बच्चा लोग, कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों बोला, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी, ठीक है। अब कैथोड और एनोड के बीच, ठीक है, जो खाली गैप वैक्यूम है पूरा खाली है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि एनोड एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और हाई वोल्टेज से जब हमने कनेक्ट कराया है, रास्ता पूरा क्लियर है, तो एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, बहुत तेजी से किसको, कैथोड को क्या करेगा, कैथोड रेज को वो अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, तो जाके डायरेक्ट कहाँ उसके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे कोलाइड करेगा कैथोड पे, तो वहां पे ग्लो करने लगेगा। तो उन्होंने अपने ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन की, ठीक है। तो वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। तो कैथोड रेज थी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो थी बच्चा लोग, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी कि कैथोड रेज मतलब these rays travel in a straight line, ठीक है। जो भी रेज निकल रही थी, ठीक है, कैथोड से जो भी रेज निकल रही थी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, ठीक है। अभी मैं क्लियर करता हूँ सारे पॉइंट को, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, दे deflected towards positive electrode in इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी निकला, ठीक है, दे हैव टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, जो रेज थे उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिक्स पॉइंट, दे एमिटेड एक्स रेज, ठीक है। तो दे एमिटेड एक्स रेज, एक पॉइंट और लिख देते हैं, सेवेंथ पॉइंट, ठीक है, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी कैथोड रेज की थी। चलिए वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, कैथोड रेज, ये देखा उन्होंने कि जो कैथोड रेज कैथोड से निकल रही थी वो कैसे ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कैथोड हो गया, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर क्या ले लिया अपने एनोड, एनोड कैसा, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ से ये जो रेज निकल रही थी, ठीक है, कैथोड से जो रेज निकल रही थी, और इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट ही कराया है, ठीक है, और इसको इस तरह से ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। तो जो ये देखा कि जो कैथोड रेज कैथोड से निकल रही थी, ठीक है, उनके रास्ते में अगर कोई
ओपेक सब्सटेंस रख दो, मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए ये चीज रख दो, तो इस ओपेक सब्सटेंस क्या बन रहा था, शैडो बन रहा था, शैडो बन रहा था। इसका मतलब क्या है, ये जो रेज है वो क्या कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। कोई चीज है जैसे टॉर्च ही आप जलाते हो, ठीक है, रास्ते में कोई ओपेक सब्सटेंस रख दो जो ट्रांसपेरेंट ना हो, तो जो रेज है वो साइड से थोड़ी निकल के उस साइड जाएगी, ठीक है, वो उसको क्या करेंगी, रोक लेंगे। जैसे मान लो टॉर्च है, हमने हाथ रख दिया यहाँ पर, ठीक है, लेजर लाइट है, तो ये क्या होगी, यहीं पर रहेगी, इसके पीछे थोड़ी जाएगी। तो ये हो गया, इसका मतलब ये जो लेजर लाइट निकल रही है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दे डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोला कि अगर हम, जैसे ये कैथोड था, ठीक है, कैथोड, और इस साइड क्या था, एनोड था, ये पॉजिटिव और ये क्या था, नेगेटिव टर्मिनल था। इसमें अगर हम इलेक्ट्रोड रख दे, इलेक्ट्रोड का मतलब ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो ये जो रेज निकल रही थी, ठीक है, एनोड से, कैथोड से, तो वो किधर डिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, पॉजिटिव की तरफ कभी रिफ्लेक्ट होगा जब ये इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है दे हैव टाइनी पार्टिकल, ठीक है, रेज हैं और ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे प्रूव करा, कि क्या करा कि ये जो कैथोड रेज निकल रही है इधर से इधर जब मूव कर रही है, ठीक है, इनके रास्ते में कोई ऐसा मूविंग पैडल रख दिया, ठीक है, लाइट, ऐसा नहीं कि जो फैन आप यूज करते हो घर में वो फैन रख दिया, ठीक है, वेरी टाइनी पार्टिकल्स हैं, तो कोई लाइट पैडल टाइप का यहाँ किसके रास्ते में रख दिया, तो क्या कर रहा है, ये क्या होता है, इसकी स्पीड तेजी से जा रहा है तो क्या करेगा, इससे टकराएगा तो क्या करेगा, इसको रोटेट करता है, पैडल को क्या करता है, रोटेट करने लगता है। इसका मतलब इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी इसको क्या कर रहा है, कोलाइड करके इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर दे रहा है। जैसे वैसा ही हो गया, जैसे मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है, उसके रास्ते में अगर फैन कोई रख दो लाइटर, तो क्या करेगा, उसको घुमाने लगेगा ना, जैसे टरबाइन का प्रोसेस होता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में, वैसा ही कुछ है। तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और ये पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये 2 पॉइंट हो गए। दे हैव पॉजिटिव नेचर, इससे हमें पता चल गया। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर इन कैथोड रेज के सामने कोई थिन फॉइल रख दो आप, ठीक है, थिन फॉइल, फॉइल का मतलब जैसे रैपर होता है ना एल्यूमिनियम का, जैसे काजू कतरी में आपने देखा है कि सिल्वर की उस पर लेयरिंग होती है पतली सी, उसी को फॉइल बोलते हैं। वैसा कुछ रख दो इनके सामने तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। इसका मतलब इस पार्टिकल की नेचर क्या है, हीटिंग इफेक्ट भी है, मतलब ये हीट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये कुछ इसके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। क्लियर है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, ठीक है, कैथोड रेज का। अब यहाँ से ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद इनका क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल गए हैं, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिजल्ट के, जो भी इसका some important result by this experiment, ठीक है। ये कुछ काम के हैं, इन पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बाय दिस एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कुछ पॉइंट निकल गए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया बच्चों, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आया कि unchanging gas or material of electrode, ठीक है, material of electrode, then properties of cathode rays remain constant, ठीक है। ये क्या चीज हो गया, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब पे गैस लिया था, ठीक है, उस गैस को आप चेंज करते जा, चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, चाहे आप हीलियम ले लो, चाहे आप नियॉन, कोई भी गैस ले लो, ठीक है, ठीक है, जो थोड़े बहुत गैस है उसमें कोई भी गैस चाहे चेंज करो, चाहे जो इलेक्ट्रोड जो कैथोड एनोड बने हैं वो चेंज कर दो, अलग अलग मेटल के ले लो,
तो जो कैथोड रेज निकल रही हैं वो क्या है, उनके जो नेचर में कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब कैथोड रेज जो है वो गैस और जो मटेरियल आप चेंज कर रहे हो इलेक्ट्रोड का उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि कैथोड रेज क्या है, फंडामेंटल है, मतलब ये हर तरह के एटम में ये प्रेजेंट होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल गया, ठीक है, बाहुबली बिगिनिंग बाहुबली कंक्लूजन जो पढ़ा था, ठीक है, इसका जो कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये आया कि द पार्टिकल्स ऑफ, कंक्लूजन क्या आया, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आई कि जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो हर एटम में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल। और जब आपको पता चल गया कि भाई ये जो कैथोड रेज है वो गैस और इलेक्ट्रोड पे डिपेंड ही नहीं करता, इसका मतलब क्या, वो फंडामेंटल हुए। और ये कैथोड रेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं, ठीक है, और इन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसी को क्या बोल दिया बाद में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। एक पॉइंट तो ये चीज हो गया, ठीक है, कि कैथोड रे जो होते हैं वो गैस पे, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे नहीं डिपेंड करता है। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकते हैं, आया तो नहीं है अभी, बट क्या है, जेईई नीट वालों को भरोसा नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते, थ्योरी वाले भी पूछ लेते हैं, तो ट्रू फॉल्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आया, जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन साहब ने, जे थॉमसन, ठीक है, फाइंड, जे थॉमसन फाइंड चार्ज बाई मास रेशियो इन्होंने फाइंड कर दिया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट की खास बात है कि जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास रेशियो फाइंड किया, ठीक है। ये कैसे फाइंड किया वो सब सिलेबस नहीं, वो उतना आपको फोकस नहीं करना है, हाँ बस चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास रेशियो कितना है ये चीज आपको जानना है। तो 1.75 इंटू 10 के पावर में, 10 के पावर में कितना, 11 कूलम पर केजी, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर चार्ज बाई मास जो रेशियो होता है वो अप्रोक्स कितना पाया, 1.75, ठीक है, 58, ठीक है, इसको राउंड अप करो 1.76 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर में 11 कूलम पर केजी आया, पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। उसी टाइम पे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाई R.A. मिलिकन, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप 12th में पढ़ोगे, अभी बस इतना जानो, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, R.A. मिलिकन ने। उन्होंने चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको फाइंड आउट किया, तो वो था 1.6022 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, R.A. मिलिकन ने चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आया, पर इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, कूलम पर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आएगा 1.6022 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों की वैल्यू से, चार्ज बाई मास और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आया, उनसे क्या करा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर दिया, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की वैल्यू से क्या फाइंड किया गया, और चलो एक पॉइंट पहला लिख दिया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों ये चारों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की वैल्यू से मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन फाइंड कर दिया। कैसे? चार्ज डिवाइड बाई ई बाई एम, जो चार्ज ये आया और ई बाई एम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था और मास, ठीक है, इससे डिवाइड कर, इसी को वही ई बाई एम का मेंशन किया, चार्ज, इलेक्ट्रॉन और मास। तो यहाँ से जो वैल्यू आया बच्चा लोग 9.1 इंटू 10 के पावर में -31 kg, ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। इसका जो मास आया इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 के पावर में -31 kg, ठीक है। तो ये आपका 4 पॉइंट जो है एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के क्या मिले, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो डायग्राम बना देना, प्रॉपर्टीज लिख देना, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये चीज़ आपके जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में बना हुए क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं, ठीक है, तो इसकी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन माइंड में आ रहा है मेरे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि ऑयल ड्रॉप है चार्ज, ऑयल ड्रॉप कोई उसका चार्ज कितना 6.39 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। जो वही ऑयल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 6.39 इंटू 10 पावर -19 कूलम। then find number of electron in oil drop, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस ऑयल ड्रॉप में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा चलो देखो, ये कॉन्सेप्ट कहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना है, मैंने क्या लिखा, कूलम पर इलेक्ट्रॉन। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो कि 1.6022 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कितना 1 पे, तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 1 डिवाइड बाई 1.6022 इंटू 10 के पावर में -19, और इसलिए आपको क्वेश्चन में कितना चार्ज दिया है 6.39 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 6.39 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ये कैंसिल आउट होगा तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इतने चार्ज में, ठीक है। तो वो जब आपको ये चीज़ पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना पर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है, कितने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए निकाल सकते हो, ठीक है। ये अपना हो गया क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज